वेलकम टू द चैनल लर्न विद कंचन। सो फ्रेंड्स, हम लोग आज क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ने वाले हैं। तो द चैप्टर नेम फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो हम ये पढ़ने वाले हैं आज। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी वो स्टडी होती है जहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब कि एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब जहाँ पे हम लोग ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं उसे बोलेंगे हम एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? जहाँ पे हम ह्यूमन बॉडी के फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं उसे बोलते हैं हम फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये हमने दो टॉपिक पढ़ लिया, ये वाला। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया आपकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आखिर होता क्या है। ठीक है, अब आते हैं मेन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितनी मेन सिस्टम है? तो पूरे टोटली 8 मेन सिस्टम हैं। ठीक है, क्या क्या है वो? स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कम से कम 8 मेन सिस्टम हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? स्केलेटन, मस्कुलर, डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी, नर्वस, ग्लैंडुलर, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव। ये मेन जो है, ये 8 ह्यूमन बॉडी में मेन सिस्टम है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी में इम्पॉर्टेंस आखिर क्या है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं हेल्प इन फिजिकल फिटनेस, कि ये हमें क्या करता है कि फिजिकल फिटनेस में हेल्प करता है। प्रोवाइड नॉलेज अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर, अगर हम जो हैं कि एनाटॉमी से हम लोग को पता चलता है कि हम लोग की ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो उससे हमको नॉलेज मिलती है ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग को नॉलेज मिलती है। ठीक है, हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ गेम्स, इसकी वजह से हम लोग को गेम्स में सिलेक्शन भी हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद प्रोटेक्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरीज, मतलब कि जब गेम खेलते वक्त कोई भी इंजरीज होती है तो उससे हमें ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिहेबिलाइजेशन की प्रोसेस में भी ये मुझे हेल्प करता है। ठीक है, हेल्प इन मेंटेनिंग हेल्दी बॉडी, किसी पर्सन की हेल्दी बॉडी मेंटेन करने में भी ये हेल्प करता है। हेल्प्स टू नो अबाउट इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस, और किसी भी इंडिविजुअल के डिफरेंसेस को भी पता करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, जिसको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आते हैं स्केलेटन सिस्टम एंड इट्स फंक्शन। तो पहले हम जानते हैं कि स्केलेटन सिस्टम आखिर होता क्या है। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। तो जो स्केलेटन सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी का बोनी फ्रेमवर्क होता है, मतलब कि हमारा जो बॉडी है वो बोन से बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है कितनी पूरी हड्डी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, फिर उसके ऊपर मांस लगाई गई है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा जो फ्रेमवर्क है, मतलब कि ढांचा है, ठीक है, वो बोन से बना हुआ है। इसलिए कहा गया है कि द स्केलेटन सिस्टम इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि हम अगर इसका एग्जांपल लेते हैं, अगर हम एग्जांपल लें अगर घर का। ठीक है, तो घर हमारे किससे बनते होता है? ईंटे से बन के बनता है। ठीक है, तो ईंटा क्या होगा? उसका फ्रेमवर्क होगा। ईंटे के बाद लोग अगर, तो उसमें हम लोग वाइट प्लास्टर लगाते हैं, पेंट वगैरह करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? उसका मसल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जो ब्रिक होता है, ईंट होता है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? फ्रेमवर्क हो जाएगा उस पूरे रूम का। ठीक है, वैसे ही हमारा स्केलेटन सिस्टम है हमारा, ये हमारे बॉडी का बोनी फ्रेमवर्क, ये हड्डियों से मिलकर बना हुआ फ्रेमवर्क है। ठीक है, अब आते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, कि स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी, ये बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट गिव्स अ शेप्स एंड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, ये हमारे बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सब क्या हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स है, इसको वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इट एक्ट एज लेवर, ये लेवर की तरह भी एक्ट करता है। इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स,
इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इट एक्ट एज प्रोडक्शन हाउस ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी के लिए प्रोडक्शन हाउस की तरह भी वर्क करता है। इट वर्क्स एज अ सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम, ये सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम की तरह वर्क करता है। इट एक्ट एज अ जंक्शन और अटैचमेंट टू स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जिनको कि मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। तो हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के बोन्स होते हैं? हमारे बॉडी में मोस्टली 6 टाइप्स के बोन्स होते हैं। तो आपने सिर्फ 2 टाइप्स के बोन्स पढ़े होंगे क्लास 8 में कि लॉन्ग और शॉर्ट बोन होते हैं आपके, तो आपको, और ये जो 4 बोन्स है आपने नहीं पढ़े होंगे, तो आपके लिए न्यू है, तो आप पढ़ लीजिए फिर से कि पहला होता है लॉन्ग बोन, दूसरा होता है शॉर्ट बोन, तीसरा होता है फ्लैट बोन, चौथा होता है सेसमाइड बोन, पांचवा होता है इरेगुलर बोन और छठा होता है सुटरल बोन, ठीक है। तो ये जो कुछ 6 बोन्स थी जो कि बोन्स ने क्लासिफाई किया है, बोन को बांटा गया है ये 6 बोन्स में, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट, सेसमाइड, इरेगुलर एंड सुटरल बोन, ठीक है। तो ये अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ जॉइंट, कितने टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे मोस्टली 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजियस जॉइंट, फ्रीली मूवेबल और सेवोनियल जॉइंट, ठीक है। तो इमूवेबल क्या होता है, मतलब ऐसे जॉइंट जो हिल ना सके उसे बोलेंगे इमूवेबल और फैब्रियस जॉइंट, ठीक है। अब स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजियस मतलब क्या होता है, ऐसे जॉइंट जो कि हल्का बहुत मूव कर रहे हैं, स्लाइटली मतलब हल्का बहुत मूव कर रहे हों, उसे बोलेंगे हम स्लाइटली मूवेबल और कार्टिलेजियस जॉइंट्स, ठीक है। अब आते हैं फ्रीली मूवेबल और सेवोनियल जॉइंट, ठीक है, मतलब ऐसे जॉइंट्स जो कि आसानी से मूव कर रहे हैं, कहीं भी एकदम आसानी से फ्रीली मूव कर रहे हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी मतलब कोई भी परेशानी के न होते हुए, मतलब किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं हो रही है उनको, वो एकदम आसानी से मूव कर रहे हैं, उससे बोलेंगे फ्रीली मूवेबल और साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। अब इनके अंदर जो होते हैं 5 जॉइंट्स आते हैं, कौन कौन से जॉइंट होते हैं, हिंग जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सैडल जॉइंट, ग्लेडिंग जॉइंट, मतलब कि फ्रीली मूवेबल एंड साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर ये 5 जॉइंट्स आते हैं, हिंग, पाइवेट, बॉल एंड सॉकेट, सैडल, ग्लेडिंग, ये जो 5 जॉइंट्स हैं इनके अंदर आते हैं। अब आते हैं मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि मसल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है पहले। तो मसल्स होता है, यह करता है कि हमारे बॉडी से अटैच होता है, हमारे बॉडी का स्केलेटन सिस्टम होता है उससे अटैच होता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी को राउंड शेप प्रोवाइड करता है, ये हमारे मूवमेंट के बिहाइंड में होता है, ठीक है। ये हमारे जो मूविंग फोर्स होते हैं, ठीक है, उसके बिहाइंड में ये वर्क करता है, ठीक है। और मसल जो होता है ये हमें प्रोटेक्ट करता है, हमारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उसको ख़राब होने से उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी का 40% जो वेट होता है वो मसल्स कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी है उनके 6 से 50 वो जो वाइटल 6 से 50 जो मसल्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है, मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मसल्स आर द मूविंग फोर्स बिहाइंड our movement. Muscles are attached to the bones of the skeleton. Muscle gives round shape to the body. Muscles help in the protection of organ with the bones. Human body contains more than 650 individual muscles. The muscles contribute 40% of our body weight. अब आते हैं कि कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं। तो मोस्टली मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, वॉलेंट्री, स्केलेटन, स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। सेकंड है इनवॉलेंट्री और स्पूल और स्पिंडल मसल्स, ठीक है। और थर्ड क्या है, कार्डियक मसल। तो मोस्टली 3 टाइप्स के मसल्स होते हैं, दे आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, वॉलेंट्री, स्केलेटल, स्ट्रिएटेड मसल्स, सेकंड इनवॉलेंट्री और स्मूथ और स्पिंडल मसल्स, ठीक है। थर्ड कार्डियक मसल्स। अब आते हैं कि फंक्शन ऑफ मसल की फंक्शन क्या होती है कि ये हमारे बॉडी को राउंड शेप प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमारे बॉडी को हमारे बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, हार्ट्स हो गए, इनको क्या करता है, ये हार्ट हो गए, ठीक है, लंग्स हो गए, इनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये हमारे जो बॉडी होती हैं, ठीक है, जो हमारे जो फ्लूइड होते हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे ब्लड होते हैं उनको मतलब कि
मूवमेंट फ्लूइड मूवमेंट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। इन्हीं की वजह से जो ब्लड होती है वो आसानी से मूव कर सकती है इधर से उधर हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है। और प्रोवाइड एफर्ट्स ऑफ अ लेवर, ये लेवर के एफर्ट को ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस थे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। तो मसल्स की स्ट्रक्चर आखिर होती क्या है। तो जो मसल एक फाइबर है जो कि मायोफैब्रिल्स से मिलकर बना है। हर एक मायोफैब्रिल जो होता है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना होता है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्टिन एंड मायोसिन से मिलकर बने होते हैं। मतलब कि मसल फाइबर इज मेड अप ऑफ मायोफैब्रिल। Each myofibril consists of protein molecule called actin and myosin। मतलब कि जो मसल फाइबर है ये मायोफैब्रिल से मिलकर बना है, ठीक है। हर एक मायोफैब्रिल, मतलब यहाँ पे ईच मायोफैब्रिल का, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे हम हर एक मायोफैब्रिल जो होगा वो कंसिस्ट करता है प्रोटीन मॉलिक्यूल, और जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है वो मिलकर बना होता है हमारा एक्टिन एंड मायोसिन से, ठीक है। तो बात है नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है हमारा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम। मतलब कि हम पहले जानते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है। एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे, एक ऐसी फिजिकल प्रोसेस जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग से ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है, अपने बॉडी से CO2 को गिव आउट कर रहा है, उसी को बोलेंगे हम रिस्पायरेशन। तो क्या होता है, रिस्पायरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे लाइक एनिमल, डॉग, एनिमल में डॉग आ जाएगा, ठीक है, काऊ आ जाएगा, और ह्यूमन बींग्स में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो अपने आसपास के सराउंडिंग से वो ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हों और अपने बॉडी से जो CO2 है उसको निकाल रहे हों, ठीक है, गिव आउट कर रहे हों, उसी को बोलेंगे हम रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज द फिजिकल प्रोसेस बाय विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक इन ऑक्सीजन from the surrounding and give out carbon dioxide is known as respiration। फंक्शन ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है कि रिस्पायरेशन के फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एयर एंड द ब्लड। तो हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पहले से होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी से जितने भी जो CO2 होते हैं वो निकल जाते हैं, और हमारा जो ऑक्सीजन होता है वो पूरे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाता है, ठीक है। तो यही होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, ये साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ये रेगुलर pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है, ब्लड pH को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये कुछ सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में भी ये हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। कितने टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं, तो मोस्टली 2 टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, फर्स्ट एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड सेकेंड इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। तो 2 टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं, 2 टाइप्स के रिस्पायरेशन होते हैं। पहला है एक्सक्रीटरी रिस्पायरेशन, अरे पहला है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड सेकेंड है इंटरनल रिस्पायरेशन, ठीक है। अब आते हैं क्या मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन की, रिस्पायरेशन आखिर होता कैसे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेशन करते समय हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं वो नाक से लेते हैं, ठीक है। फिर नाक से हमारा जो होता है वो लंग्स, हार्ट, सेल, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। तो हम लोग कैसे बने हैं कि हम जो सांस लेते हैं वो नोज से लेते हैं, नोज के बाद नॉस्ट्रिल, लंग्स, ब्लड, सेल, फिर उसके बाद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो जाएगा, और जो ऑक्सीजन है वो एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा और पूरे बॉडी में फैल जाएगा, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है, मतलब कि इट इन्वॉल्व्स नोज, नॉस्ट्रिल, लंग, ब्लड एंड सेल थ्रू विच ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंजेस एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द बॉडी, ठीक है। तो बात हैं सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। The transport of material between various parts of body is called circulatory system. It consists of a heart, blood vessel, arteries, arterioles, capillaries, venules and fluid। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, मतलब कि जहाँ पे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से, डिफरेंट पार्ट से, उसे बोलेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। इसमें हमारे क्या क्या आ जाएंगे, हमारे हार्ट, ब्लड वेसल, आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूज एंड फ्लूइड। अगर आपने क्लास 10 की बायो की बुक में अगर आपने हार्ट के बारे में पढ़ा होगा तो आपने ये सब के बारे में पढ़ा होगा कि आर्टरीज क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है, वेन्स क्या होता है, ठीक है। तो आप इसको जानते होंगे, ठीक है। तो मतलब जहाँ पे मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, उसे बोलेंगे हम सर्कुलेटरी सिस्टम। और उसके अंदर हमारे हार्ट, ब्लड वेसल,
आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स, वेन्यूज एंड फ्लूइड इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर होता कैसा है? ठीक है, तो फिर से मैं बताऊंगी कि अगर आपने क्लास 10 की जो बायो की जो चैप्टर पढ़ी होगी, उसमें अगर आपने हार्ट का पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि हार्ट कैसा शेप का होता है, उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, कौन से चैम्बर की क्या क्या प्रोसेस होती है, वो क्या करता है। ठीक है, कैसे इम्प्योर ब्लड प्योर में कन्वर्ट होता है, तो आपने सब पढ़ा होगा। तो मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो हार्ट है इट इज़ अ फिस्ट शेप। हार्ट जो होता है वो फिस्ट शेप का होता है। ठीक है, इसके अंदर चार चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, जो पहले तो क्या होता है कि इम्प्योर ब्लड हमारे पूरे बॉडी से आता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और फिर उस इम्प्योर ब्लड को वो कन्वर्ट करता है प्योर ब्लड में, और उस प्योर ब्लड को हमारे ब्लड वेसल के थ्रू पूरे बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि हार्ट जो होता है वो फिस्ट शेप का होता है, इसके अंदर चार चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, पहले तो पूरे हमारे बॉडी से जितने भी इम्प्योर ब्लड होंगे उसको कलेक्ट किया जाएगा, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जितने भी ब्लड होंगे इम्प्योर उसको कलेक्ट किया जाएगा। फिर उस इम्प्योर ब्लड को हम कन्वर्ट करेंगे प्योर ब्लड में, और फिर उस प्योर ब्लड को हम लोग ब्लड वेसल के थ्रू क्या करते हैं, पूरे बॉडी में पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये होती है प्रोसेस। द हार्ट इज अ फिस्ट शेप, इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स विच कलेक्ट impure blood from different parts of body, and after purification it supplies the pure blood to the different parts of body through blood vessel। ठीक है, तो हमको अब समझा दिया है कि क्या होता है, तो आपने समझ लिया होगा। ठीक है, बात नेक्स्ट पॉइंट पे कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड होता है ये एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड होता है। ठीक है, जो कि क्या होता है कि ये एक मीडियम है न्यूट्रिशन और गैसेस को हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने का। मतलब कि ब्लड क्या है, ब्लड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड विच एक्ट एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टिंग न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। मतलब कि ब्लड एक स्पेशल काइंड ऑफ फ्लूइड है जिसके माध्यम से हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिशन एंड गैसेज हमारे बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड के बारे में। अब आते हैं हार्ट रेट क्या होता है। तो हार्ट रेट क्या होता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ पंपिंग ऑफ अ हार्ट इन अ 1 मिनट। मतलब कि 1 मिनट में आप कितना बार आपका हार्ट पंप कर रहा है। मतलब कि अगर आपका हार्ट 1 मिनट में सपोज दैट 75 बार बीट कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हार्ट मतलब कि इसको बोलेंगे हार्ट रेट। मतलब कि एक बार में 1 मिनट में आपका हार्ट कितनी बार बीट कर रहा है उसे बोलेंगे हम हार्ट रेट। ठीक है, द नंबर ऑफ पंपिंग ऑफ अ हार्ट बीट इन अ 1 मिनट इज नोन एज हार्ट रेट। अब आते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। इट इज़ अ वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट इन अ 1 बीट। मतलब कि ये एक वॉल्यूम है जो कि ब्लड पम्प होता है 1 मिनट में। ठीक है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 ml बीट इन अ नॉर्मल अडल्ट। अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, उसकी जो बीट होगी वो 80 ml होगी। ठीक है, और अगर कोई ट्रेंड है, प्लेयर है, जैसे कि कोई भी ओलंपिक्स में कोई भी प्लेयर है जो खेल रहा है, ठीक है, या फिर कोई भी एथलीट्स है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग की जो हार्ट बीट उन लोग की होती होगी वो 110 ml, मतलब 110 ml होती होगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लड पंप आउट ऑफ द हार्ट इन अ 1 बीट। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 80 ml बीट इन अ नॉर्मल अडल्ट, वेयर एज ट्रेन पेयर हैज़ 110 ml बीट एज स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब आते हैं कि कार्डियक आउटपुट क्या होता है। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है ये, ऑब्वियस सी बात है कि जो कार्डियक आउटपुट होता है ये क्या होता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम आपने जितना निकाला है उसमें से आप हार्ट रेट को मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो इट इज़ अ 5 to 6 लीटर एज बसाल लेवल। ठीक है, तो यही है कार्डियक आउटपुट, इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। ठीक है, बातें हम ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉडी, इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। मतलब कि ये एक फोर्स है, ठीक है, जो कि ब्लड के थ्रू लगाई जाती है ब्लड वेसल के वॉल पे। ठीक है, इसी को बोलेंगे हम ब्लड प्रेशर। मतलब कि एक ऐसी फोर्स जो कि ब्लड के द्वारा लगाई जाती है हमारे ब्लड वेसल के वॉल पे, उससे बोलेंगे हम ब्लड प्रेशर। इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ अ ब्लड वेसल। ठीक है, इसे बोलेंगे ब्लड प्रेशर। अब आते हैं कि सेकेंड विंड क्या होता है। The breathless cause due to prolonged exercise is moved automatically by our body is second wind। मतलब कि
जो ब्रेथलेस जो कॉज होती है, हम लोग जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हमारी बॉडी की जितनी भी जो पार्ट होती, कुछ चीज़ें होती हैं, वो मतलब कि एक्सरसाइज करने से अगर ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, तो आपकी इस बॉडी में कुछ हल्का बहुत सी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, ठीक है, आपका बॉडी हल्का काम करना बंद करेगा कि आपकी जो पार्ट होगी वो ज़्यादा वर्क कर चुका है, ठीक है, तो वो बॉडी की कुछ कुछ चीज़ें होंगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी बोलेंगे हम सेकेंड विन, ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन बाय एन एथलीट ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड आफ्टर स्ट्रेनियस एक्टिविटी इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। मतलब कि जो एक एथलीट पर्सन है, ठीक है, वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा है अपने रिकवरी पीरियड में, जो कि उसने मतलब कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इनटेक किया अपनी रिकवरी पीरियड के बाद जो स्ट्रेनियस एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है उसके लिए, तो उसको बोलेंगे हम ऑक्सीजन डेप्थ। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टेकन बाय एथलीट ड्यूरिंग द रिकवरी पीरियड आफ्टर स्ट्रेनियस एक्टिविटी इज कॉल्ड एन ऑक्सीजन डेप्थ। सो फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ये फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 7 ये ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।